हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो लेक्चर दे रही हूँ वो है आपका वैदिक कालीन शिक्षा की क्या आदर्श थे, क्या उद्देश्य थे और उनका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या थे और दोष क्या थे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा फिर आप इसे देखिएगा। तो उसमें ये बताया गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ और उसकी विशेषता, और ये जो है आपका समकालीन भारत एवं शिक्षा का ही एक सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। तो उसकी ये सेकंड वीडियो है। तो आप लोगों को पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो था बहुत ही शिक्षा को महत्व दिया जाता था और कहते थे कि शिक्षा तो एक कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष से ये मान्यता है कि कल्प वृक्ष से आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको मिल जाता है। इसी तरीके से यदि व्यक्ति ने शिक्षा ले ली है तो वो जो इच्छा करेगा वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षा लेने से उसका जो था चारों मुखी से जो है उसका विकास होता था। वो समाज में एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता था, उसको प्रॉपर इज्जत मिलती थी और वो अपनी जीविकोपार्जन भी बहुत आराम से करता था। और जैसे कि आपको पता है वैदिक काल में धर्म को बहुत प्रधानता दी जाती थी, इसलिए वो अपने धर्म का पालन करते हुए शिक्षा के द्वारा वो जो है लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति करता था। तो इन और शिक्षा जो थी, अगर शिक्षा किसी के पास नहीं है तो माना जाता था कि वो बिल्कुल पशु के समान है। अगर कोई मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान है, कितना भी चरित्रवान है, लेकिन यदि उसके पास शिक्षा नहीं है तो उसकी हालत एक गंध रहित टेसु के फूल के समान हो जाती है। जैसे टेसु का फूल बहुत सुंदर होता है, पीले रंग का होता है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती, तो इसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। इसलिए मनुष्य सुंदर हो सकता है, बोलने में अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास शिक्षा रूपी सुगंध नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जो है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श कौन कौन से थे? सबसे पहला था चरित्र निर्माण में सहायक। देखिए, जो पहले की शिक्षा थी वो ना तो ये कहती थी कि आपको पुस्तकीय ज्ञान लेना है, कि सिर्फ बुक्स की नॉलेज लेना है, ना वो आपको ये सिखाती थी आपको सिर्फ जो है शिक्षा लेके एक नौकरी करनी है, तो ना वो उसको जीविकोपार्जन का साधन मानती थी। शिक्षा सिखाती थी कि आपको अपने चरित्र का विकास करना चाहिए। अगर किसी के पास चरित्र का विकास नहीं है, उसमें अच्छा चरित्र नहीं है, वो सदाचारी नहीं है, तो उसने चाहे कितने भी वेद पढ़ लियो तो भी उसका जीवन जो है विद्या से युक्त नहीं कहा जा सकता। महाभारत में भी एक बार युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा था कि उत्तम ब्राह्मण वही होता है जिसका चरित्र अच्छा होता है। अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है और उसने वेद को पढ़ लिया है तो भी वेद उसको जो है चरित्रवान नहीं बना सकते। जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति है वो हर जगह अपने चरित्र की सुगंध फैलाएगा और उसकी कंपनी में आके और लोग भी जो है चरित्रवान होंगे, जिससे कि एक समाज का, एक सोसाइटी का, एक देश का विकास होता है। तो प्राचीन कालीन शिक्षा का सब प्रमुख उद्देश्य था कि बच्चे के चारित्रिक विकास को देना। सेकंड है आपका सामाजिक भावना का विकास करना। यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी उससे सिर्फ एक इंडिविजुअल शिक्षा नहीं होती थी कि आपने सिर्फ एक छात्र को शिक्षा दे दी, बल्कि छात्र को इस तरह से शिक्षा दी जाती थी जिससे कि उसके पूरे समाज का भी विकास हो। जब उपनयन संस्कार होता था उस वक्त छात्र को एक यज्ञोपवीत पहनाया जाता था। यज्ञोपवीत ऐसे गर्दन से लेके कमर में बंधता है, इसमें 3 धागे होते थे। ये 3 धागे किस चीज का इंडिकेशन होते थे? ये 3 धागे हमेशा छात्र को ये याद दिलाते थे कि आपके पास देव ऋण भी है, आपके पास पृथ ऋण भी है और आपके पास ऋषि ऋण भी है। इसीलिए आपको इन तीनों ऋण से अपने को जो है मुक्त करना है, इन तीनों का, देवताओं का, ऋषि का और जो है आपको अपने पिता का ऋण चुकाना है।
तो इन ऋण को चुकाने के लिए वो हमेशा जो है अच्छे कर्म करते थे, अपने पिता को देवता मानते थे, आचार्य मानते थे, अपने ऋषि को, अपने गुरु को भी देवता और आचार्य मानते थे, और उनकी इच्छा का आदर करते हुए जो है अपने कर्तव्य का पालन करते थे। जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे तो उनको इस तरह से शिक्षा दी जाती थी कि वो एक अच्छा पुत्र बने, वो एक अच्छा पिता बने और एक वो अच्छा पति बने। जब हर मनुष्य अपने अपनी जो उसको कर्तव्य दिया गया है उसका पालन करता है तो उस समाज में कभी भी कोई बुराई नहीं आ सकती, क्योंकि हर मनुष्य जो है अपने अपने कर्तव्य का पालन करता चला जा रहा है। तो इस तरीके से वैदिक कालीन शिक्षा से जो था सामाजिक भावना का बहुत ज़्यादा विकास होता था। नेक्स्ट है ईश्वर की भक्ति व धार्मिक भावना का विकास। उस समय जो था ईश्वर की भक्ति परम थी और धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व था। इसीलिए शिक्षा सिखाती थी कि आपकी शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है कि आपको ईश्वर की भक्ति करते हुए जो है अच्छा जीवन जीते हुए अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त करना है। अगर आप मोक्ष प्राप्ति का अपना साधन मानते हैं तो जीवन पर्यंत एक आप अच्छा चरित्र लेते हुए अपने समाज में सारी अच्छाइयों को फैलाते हुए जब आप अंत करते हैं तो आपको जरूर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व के विकास में सहायक। यहाँ पे इंसान के सिर्फ एक व्यक्तित्व के पहलू को ही ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके व्यक्तित्व की सारी विधाओं को जो है विकसित किया जाता था। जैसे आजकल भी आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि जैसे चारों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चा बराबर नहीं होता। कोई संगीत में रुचि रखता है, कोई पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है, किसी को स्पोर्ट्स खेलने का बहुत अच्छा होता है, किसी को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो कोशिश टीचर यही करते हैं कि बच्चे को उनके हिसाब से उनकी शिक्षा दी जाए और थोड़ी थोड़ी शिक्षा हर एक की दी जाए, जिससे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। उसी तरह से वैदिक काल में भी व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास किया जाता था। उनको शारीरिक विकास भी किया जाता था, उनसे प्राणायाम कराया जाता था, सूर्य नमस्कार करते थे वो, और जो है प्रॉपर योगा किया करते थे, जिससे कि उनके शरीर का विकास हो। क्योंकि अच्छे शरीर में ही अच्छा मन रहता है और अच्छे शरीर वाला व्यक्ति ही अपने समाज, अपने देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और मानसिक विकास के लिए काफ़ी वाद विवाद और उनको काफ़ी कहानियाँ सुनाकर उनके मानसिक विकास को जो है मतलब विकास किया जाता था, और उनको तर्क संगत कहानियां सुनाकर तर्क संगत तरीकों से वो उनके मानसिक विकास की जो है परीक्षा भी लिया करते थे। इस तरह से वैदिक काल में बच्चे की पर्सनैलिटी के हर रूप की कोशिश की जाती थी कि उसको सुधारा जाए और उसको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्त करने पे बल। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वैदिक कालीन शिक्षा जो थी महानतम शिक्षा थी, क्योंकि इसका आदर्श ही अलग था। इसका आदर्श ना तो ये था आपको रट कर परीक्षा पास करनी है, ना ही इसका आदर्श था कि आपको रोजगार लेना है। इसका आदर्श था कि आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? आप एक सदाचारी जीवन रहकर, आप ईश्वर की भक्ति करके, यज्ञ करके, प्रार्थना करके जब आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो, तभी माना जाता है कि आपका जो मनुष्य जन्म है वो है पूर्ण हुआ है। लास्ट है भावी जीवन जीने की शिक्षा। ये जो शिक्षा थी मनुष्य को सिर्फ वर्तमान में जीना नहीं सिखाती थी, ये सिखाती थी आपका भावी जीवन किस तरह से होना चाहिए। जब बच्चे गुरुकुल से समावर्तन संस्कार से आगे निकलते थे तो उस वक्त गुरु उनको उपदेश देते थे कि बच्चों, आज से आपको सदाचारी जीवन जीना है, अच्छे चरित्र का बनना है, अपने माता पिता को देवता के समान समझना है, अपने अतिथि को देवता के समान समझना है, अपने राष्ट्र और अपने सोसाइटी को आपको देवता के समान समझना है। तो आपको सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं जीना है, बल्कि अपने और परिवार की भी उन्नति करते हुए आपको सामाजिक योगदान देना है, आपको राष्ट्रीय योगदान देना है। तभी माना जाएगा कि आपने असली में मुझसे शिक्षा प्रदान करी है और आपने पूर्ण रूप से अपनी गुरु दक्षिणा दी है। इस तरीके से उपदेश देके वो उनको भावी अच्छा जीवन जीने के लिए जो है बहुत प्रेरणा देते थे। तो ये थे हमारी वैदिक शिक्षा के महानतम आदर्श या फिर उद्देश्य। अब इन्हीं उद्देश्य से आपके
गुण निकल के आते। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वैदिक शिक्षा के गुण क्या क्या थे। सबसे पहले था शिक्षक की निःशुल्क व्यवस्था और अनुशासित जीवनचर्या। देखिए, वहाँ पे जब आप गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो वो प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क होता था, उनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता था। सिर्फ एक शर्त होती थी कि जो छात्र है उसे सदाचारी और अच्छे चरित्र का होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा का बेटा हो, सबको शिक्षा लेने का समान अधिकार था और बिना शुल्क के सब लोग गुरुकुल में एक साथ रहते थे और वो वहाँ पे रह के बहुत ही अनुशासित जीवन जीते थे। उनको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पड़ता था। आजकल के बच्चों की तरह नहीं है कि 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, मम्मी पापा जगाते हैं बच्चों उठ जाओ आपको कॉलेज जाना है, लेकिन वो आराम से जो है सोते रहते हैं क्योंकि रात देर तक मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिर वो ऑब्वियसली देर तक उठेंगे। तो आजकल के बच्चों ने अपनी दिनचर्या बिल्कुल खराब कर रखी है। लेकिन गुरुकुल में रहते हुए जब वो वैदिक शिक्षा लेते थे तो उनको बड़ा ही अनुशासित जीवन जीना पड़ता था, इसीलिए वो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और उसके बाद आश्रम की सफाई करके, गांव का दूध निकाल के वो जो है फिर अपने गुरु के चरणों में वो करते थे, पाठ करते थे। दिन में वो जो है गांव गांव जाके भिक्षा लेते थे, गुरु पत्नी को भिक्षा जो लाके देते थे वो दे देते थे, फिर जो गुरु पत्नी, गुरु माता उनको जो है खाना देती थी उसी को खाते थे। विश्राम करके फिर वो यज्ञ करने बैठते थे गुरु के साथ और अपने साथियों के साथ जो है अपना जो पाठ पढ़ा हुआ था उसको अच्छे से जो है उनके साथ डिस्कशन करते थे और फिर रात को सो जाके फिर दोबारा से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और वहाँ पे उनको कोई भी तामसी भोजन जो है अलाउड नहीं होता था, वो ब्रह्मचार्य जीवन में जीते थे। अविवाहित होना छात्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इस तरीके से देखते हैं कि वो बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। नेक्स्ट है आपका फिर शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। देखिए, यहाँ पे जो है आज के ज़माने से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो शिक्षा को बिल्कुल कमर्शलाइजेशन बना दिया गया है कि आप जो है सिर्फ शिक्षा को लेके चलिए, आप एक गुणवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप पे डिग्री होनी चाहिए। लेकिन उस समय जो है शिक्षा का बहुत ही अर्थपूर्ण उद्देश्य होता था, इसलिए मिनिमम अगर शिक्षा का 12 वर्ष का समय था तो अधिकतम जो था 48 साल की भी शिक्षा होती थी और जो 48 वर्ष तक गुरु के चरणों में रह के शिक्षा लेते थे उन्हें जो है आदित्य कहा जाता था। और वहाँ पे शिक्षा सिर्फ यही नहीं कहता था कि शिक्षा लेके डिग्री ले ली, आपको सिर्फ दिखाना है या आपको सिर्फ रोजगार लेना है या अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस करना है या सोसाइटी के लोगों को इम्प्रेस करना है। नहीं, वहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य होता था आपको अपने चरित्र का विकास करना है, आपको अपने समाज का विकास करना है, आपको अतिथि को देवता मानना है, आपको पूरे राष्ट्र को देवता मानना है, आपको सब जगह भाईचारे का जो है भाव फैलाना है। तो वहाँ पे शिक्षा के बहुत ही अच्छे उद्देश्य होते थे। नेक्स्ट है गुणवत्ता पाठ्यक्रम। वहाँ की जो पाठ्यक्रम होता था वो बहुत ही गुणकारी होता था। उस पाठ्यक्रम में हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। उस समय आपको मैंने बताया धर्म बहुत प्रधान था, तो ये मतलब नहीं है वहाँ पे सिर्फ धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। आपने देखा होगा कि रामायण में जो राम और लक्ष्मण थे उन्होंने गुरु विश्वामित्र के पास रह के ही जो है शस्त्रों की जो है शिक्षा दी थी। और महाभारत काल में पांडवों और कौरव ने द्रोणाचार्य के यहाँ रह के जो है सैनिक शिक्षा दी थी। और उस समय पशु शिक्षा भी दी जाती थी। जो पांडवों के सबसे छोटे भाई थे नकुल सहदेव, कहा जाता है कि वो पशु शिक्षा में बिल्कुल जो थे महारथी थे। पशुओं की कैसे सेवा करनी चाहिए, उनको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनकी जो है कैसे वो अच्छे दिन तक मतलब जिंदा रह सकते हैं, कैसे वो एक अपना अच्छा जीवन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो था कृषि कार्य और पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। तो उस समय जो थी पशुपालन और पशु की से रिलेटेड सारी चिकित्सा की जानकारी उनको दी जाती थी। उस समय संगीत की, ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी, रोजगार परक भी शिक्षा दी जाती थी। उनको कृषि कार्य सिखाया जाता था, उनको पशुपालन सिखाया जाता था, उनको लकड़ी का काम सिखाया जाता था, उनको बागवानी का काम भी सिखाया जाता था, ताकि शिक्षा के बाद जो है वो खाली ना बैठे और कुछ ना कुछ काम करते रहें। उनको जो है चिकित्सा पद्धति की भी शिक्षा दी जाती थी। उनको बताया जाता था कैसे रक्त का परीक्षण करना है, कैसे रोगी मनुष्य का रोग दूर करना है, कैसे जो है
शल्य चिकित्सा करनी है, मीन्स ऑपरेशन भी उस टाइम पे सिखाए जाते थे। तो इस तरह से उस समय की जो पाठ्यचर्या थी वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण थी, हर तरह की शिक्षा जो है बच्चे को दी जाती थी। फिर आपका गुरुकुलों का शांत वातावरण होना। देखिए उस समय जो गुरुकुल थे वहाँ पे शांति का वातावरण होता था। आप खुद देखिए, अगर आज आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन बोल रहे हैं, मम्मी ने टीवी चला रखा है, पापा ने रेडियो चला रखा है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आपके हाथ में भी मोबाइल है, आप सोते चलो आप व्हाट्सएप चेक कर लो, ठीक है ना, कभी पिक्चर जाने का मूड बन जाता है, तो आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फिर आपको लगता है नहीं वो बहुत ईजी है, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अगर हम अपने फ्रेंड के साथ घूमेंगे फिरेंगे, वीडियो देखेंगे या मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करेंगे, मम्मी के साथ टीवी देखेंगे, तो इस तरह से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि जो गुरुकुल थे वो शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में होते थे। वहाँ पे बहुत ही सुरम्य वातावरण होता था, प्रकृति का बहुत ही सुंदर वातावरण होता था। ऐसे वातावरण में अच्छे से अच्छा मनुष्य भी जो है अपने को बहुत ही ज़्यादा उन्नतिशील बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि उनके दिमाग पे प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए कोई भी बुरा विचार आता नहीं था, और गुरु जो शिक्षा देते थे उनको वो बहुत अच्छी तरह से सीखकर अपने जीवन को उन्नतशील बनाते थे। तो वहाँ पे जो गुरुकुल का वातावरण था बहुत ही सुरम्य होता था, और बच्चे जो इतनी अच्छी शिक्षा लेते थे उसका ये एक मेन प्रभावकारी कारक हुआ करता था। अब ये है आपका एक और है आपका महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग। देखिए वहाँ पे जो थी एक अच्छी शिक्षण विधि ली जाती थी। उस समय लेखन का इतना चलन नहीं था, तो वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी मौखिक दी जाती थी। शिक्षक मौखिक पाठ बताते थे और बच्चे भी मौखिक पाठ ही सीखते थे। वो जब गुरु उनकी शिक्षा लेते थे तो वो मौखिक परीक्षा ही देते थे। शिक्षक जो थे उनसे साक्षात करते थे, उनसे वाद विवाद करते थे, जिसे आजकल हम डिबेट कहते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते थे। तो इस तरीके से मौखिक विधि ही जो थी शिक्षण प्रणाली थी, और मौखिक विधि से ही वो बच्चों का जो है विकास किया करते थे। तो ये थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा की जो गुण थे। अब मैं बताऊंगी इतने गुण होते हुए भी फिर भी इसके कुछ दोष भी थे। तो वो दोष क्या थे? सबसे पहले शिक्षा का धर्म प्रधान होना। देखिए वैदिक काल में ये तो आपको पता ही है, ईश्वर भक्ति और धर्म को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही उन्होंने माना है कि भगवान की भक्ति करते हुए अंततः आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो उस समय धर्म के आडंबर बहुत हो गए थे। हर छात्र को यज्ञ करना है, सुबह की प्रार्थना करनी है, और जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं वो उन्हें पूरे करने हैं, उन्हें व्रत रखना है, उन्हें उपवास रखना है। तो धीरे धीरे मनुष्यों में अंधविश्वास आता गया, और वो धर्म के आडंबर में इतने ज़्यादा घुस गए कि वो जो है सांसारिक मूल्यों को जो है बिल्कुल भूल गए। तो जो इन आडंबरों को करता था उनको ही महान माना जाने लगा, और जो इनको नहीं करता था उन्हें धर्म विरोधी कहा जाने लगा। तो धर्म प्रधान होने के कारण धीरे धीरे उसमें धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास बहुत आ गए थे। तो ये इसका एक दोष था। फिर स्त्री शिक्षा की व्यवस्था न होना। वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन शिक्षा गुरुकुल में होती थी, इसलिए वहाँ पे जो थी स्त्रियों का जाना इतना ज़्यादा जो था प्रिविलेंट नहीं था। तो वहाँ स्त्री शिक्षा इसलिए कम रह गई, और स्त्री को कहा जाता था कि वो घर में ही रह के घर के कार्य सीखे। तो इसलिए वहाँ पे कुछ स्त्रियों ने तो बहुत अच्छी शिक्षा ली है, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियों को जो है वहाँ पे शिक्षा का अभाव था, उनको घर के कार्य में ही सिर्फ कुशलता दी जाती थी। तो प्राचीन कालीन शिक्षा का एक ये अभाव है, एक ये दोष है कि वहाँ पे स्त्री शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। अब आपका नेक्स्ट आता है जन शिक्षा की अवहेलना। देखिए वहाँ पे आपको पता है कि वैदिक काल में जितने भी वेद थे सब संस्कृत में लिखे गए थे, तो वहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम था वो भी संस्कृत थी, जो कि जनमानस की शिक्षा थी। तो वहाँ पे लोक भाषा की बहुत ज़्यादा अवहेलना की गई, इसीलिए जो लोग चाहते थे शिक्षा में लेना उस तरह की शिक्षा उनको नहीं दी गई। ज़्यादातर वहाँ पे धन की शिक्षा दी गई। अब लोगों की जो जन शिक्षा थी कि उनको रोजगार भी आने चाहिए, उनको जो है और बहुत अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। वैसे कि उनकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सब चीज़ें थी, लेकिन वो एक पहलू पे फोकस ना करके हर चीज़ देते थे। तो इसीलिए वहाँ पे जन शिक्षा की जो लोगों को चाहिए थी वो शिक्षा की अवहेलना। और फिर है रटने पे बल।
मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे लेखन का चलन नहीं था, तो वहाँ पे मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी। तो जो शिक्षक बच्चों को सिखाते थे वो मौखिक रूप में उनसे सीखते थे। तो छात्रों को ये लगता था अगर हमने रट के जो गुरु ने कहा है वो सुना देंगे तो इसका मतलब हम बहुत अच्छे शिक्षक माने जाएंगे। तो वहाँ पे जो थी वाद विवाद होता था, प्रश्नोत्तर सीखे जाते थे, तो वो सारे चीज़ें जो है रटने पे बल होता था। तो जिनकी मेमोरी तेज होती थी वो रट के सिखा देते थे, चाहे वो उसको अच्छे तरह से समझे, चाहे वो उस चीज को अपने व्यवहार में उतारे नहीं उतारे, लेकिन अगर उन्होंने रट के सुना दिया तो माना जाता था वो अच्छा शिष्य है। तो वहाँ पे रटने पे ज्यादा बल दिया जाता था, ना कि कंसेप्चुअल नॉलेज पे। तो वहाँ के बहुत अच्छे गुण भी थे लेकिन कुछ दोष भी थे। तो ये थे वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन। तो इसमें क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाता है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए और उसका मूल्यांकन करिए। तो जब भी आप विशेषता बताएंगे तो सबसे पहले आप वैदिक शिक्षा का जो है मीनिंग जरूर लिखेंगे, क्योंकि जब तक किसी को एग्जामिनर को यही नहीं पता होगा कि वैदिक शिक्षा का बच्चे को मीनिंग भी पता है या नहीं पता है, तो वो उसकी विशेषताओं को इतने ध्यान नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर विशेषताएं लिखना है। और अगर उसका मूल्यांकन पूछा जाता है, मूल्यांकन का मतलब है आप एवेल्युएट कर रहे हो कि उसमें अच्छी क्या चीजें हैं और उसमें बुरी क्या चीजें हैं। तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। और कभी कभी सिर्फ आपसे पूछा जाता है वैदिक कालीन शिक्षा का मीनिंग बताइए, उसके आदर्श या उद्देश्य बताइए। तो आप सबसे पहले मीनिंग बताएंगे, फिर इसका आदर्श और उद्देश्य बताएंगे। और जब आप मीनिंग बताते हैं तो आप इसका संकुचित अर्थ में मीनिंग बताएंगे और व्यापक अर्थ में भी। ये मैंने बहुत अच्छे से जब मीनिंग वाली वीडियो बनाई थी तब आपको बताया, तो आप आराम से देखिए। तो आई थिंक आपको वैदिक शिक्षा बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर से क्या फ़ायदा होगा, आप घर में कहीं पर भी बैठे हैं, आप अपना फ़ोन ऑन करेंगे और आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे 5-10 मिनट में ही आपको वैदिक शिक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी। लेकिन अब आपका भी यह कर्तव्य बैठता है कि आपकी जितने भी फ्रेंड है जो कि अपना यूपी टेट, जो अपना बीएड और जो डीएलएड या कोई नेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उनको अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि विद्या को जितना बांटा जाता है विद्या उस इंसान की उतनी ही बढ़ती है। और जब आप शेयर करते हैं तो आप मुझे कमेंट लिख के जरूर बता दीजिए, जिससे कि मैं भी प्राउड फील करूँ कि आप भी इस शिक्षा को फैला रहे हैं। Okay, that's all for today lecture. Thank you.